नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द विल पावर एकेडमी में। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लासी युद्ध के बारे में पढ़ लिया था और हमने उसके परिणाम एवं महत्व को भी देख लिया था। तो आगे हमें पढ़ना है मीर कासिम के बारे में, जाफ़र के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में। तो हम देखेंगे कि कैसे शुजाउद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। फिर आगे जब कंपनी अपनी मांगों को यानी कि नवाब के सामने रखती है, नवाब उसके मांगों को पूरा नहीं कर पाता है, तो कैसे कंपनी उस नवाब को हटाकर अगले नवाब को गद्दी पर बैठा देती है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे हम बढ़ेंगे बक्सर युद्ध के बारे में, उसके परिणाम को देखेंगे, उसके महत्व को देखेंगे। फिर हमें लास्ट में देखने को मिलेगा इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर युद्ध के बाद। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं मिर्जाफर से। तो क्या हुआ कि जब प्लासी युद्ध हुआ तो प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन समय के साथ साथ क्लाइव और कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण नवाब की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई, जिससे क्या हुआ कि उसे कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा करने में असफल रहता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने उसे नवाब के पद से हटा देते हैं और उसकी जगह पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाने की घोषणा कर देते हैं। तो जब मीर जाफ़र नवाब बनता है तो नवाब कब तक रहता है? वो 1757 से लेकर 1760 तक। तो जल्द ही कंपनी की मांगों से मीर जाफ़र तंग आ गया और मीर कासिम के लिए गद्दी भी छोड़नी पड़ी। ठीक है, तो मीर कासिम कब से कब तक नवाब रहता है? 1760 से लेकर 1763 तक। ठीक है, तो क्या होता है कि जब मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो कंपनी क्या करती है? उसे नवाब के पद से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाने की घोषणा कर देती है। तो ये जो घटना होता है, जो घटना चल रही है, तो इसको व्याख्या करते हुए वेंसिटाट, जो कि बंगाल का गवर्नर होते हैं, उन्होंने 1760 की क्रांति का नाम दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपसे कि 1760 की क्रांति का नाम की व्याख्या किसने की है? तो वेंसिटाट ने। ये कौन है? ये बंगाल के गवर्नर हैं उस समय के। ठीक है, तो अगला नवाब बनता है मीर कासिम। तो मीर कासिम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जब मीर कासिम को नवाब का पद बनाने के लिए घोषणा की गई थी तो उस समय गवर्नर थे हॉलवेल। उनके साथ एक समझौता किया गया था। समझौता क्या किया गया था कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी कंपनी को सौंप दी जाएगी। तो जैसे ही मीर कासिम को नवाब बनाया जाएगा तो वह मिदना और चटगांव, वर्धमान की जिम्मेदारी अंग्रेजों को दे देगा। ठीक है, आगे क्या था? आगे लेकिन जब मीर कासिम नवाब बना तो वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप व दरबार के षड्यंत्रों से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दी। कहा कि वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। तो मीर कासिम कंपनी तथा दरबार के षड्यंत्रों से तंग आ गया था। यह राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा उसने और भी सारे काम किए। देखते हैं क्या क्या किए उसने क्या किया? उसने यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना का सुदृढ़ीकरण भी किया तथा तोप तथा बंदूक का कारखाना स्थापित किया और जो वित्तीय भ्रष्टाचार हो रहे थे उसको समाप्त करने का भी प्रयास किया और नौकरशाही जो व्यवस्था थी उसका पुनर्गठन किया और दस्तक के जो दुरुपयोग हो रहे थे उस पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया। ठीक है, इतना ही नहीं, और भी कई सारे कार्य किए। उसने सैन्य सुधार किए और 1763 में नवाब द्वारा जो आंतरिक व्यापार पर लगे सभी कर थे उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि कंपनी के संबंधों में तनाव आ गया। करों को समाप्त कर देने से अंग्रेजों के जो विशेषाधिकार थे वो समाप्त हो गए। ठीक है, तो राजस्व, जिससे क्या हुआ कि राजस्व वृद्धि के लिए मीर कासिम ने एक अतिरिक्त कर लगाया। उसने तो एक कर समाप्त कर दिया, लेकिन राजस्व तो आना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। राज्य की सुरक्षा के लिए और सारे प्रशासनिक कार्य के लिए, खर्चे के लिए कहीं ना कहीं कर की आवश्यकता होती है, जिससे नवाब के राजस्व कोष को भरा जाता है। तो उसके लिए उसने एक कर लगाया, खिजरे जमा कर। तो खिजरे जमा
कर लगाया और यह सभी के लिए था। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने तोपखाने से बंदूक का निर्माण का कारखाना लगवाया और वित्तीय भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास भी किया। बंगाल में जो सभी आंतरिक कर थे उसको हटा दिया। ठीक है, और उसकी जगह एक नया कर लगाया। वो कर का नाम क्या था, खिजरी जमा, जो सभी को देना पड़ता था। ठीक है, और हमने क्या जाना हमने कि जो दस्तक का दुरुपयोग होता है उस पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया। तो दस्तक क्या होता है हमने पढ़ा था, हमने जाना भी था। दस्तक जो 1717 में फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो ये क्या था, इसके अंतर्गत था कि 2.5% चुंगी अदा न करने की छूट दी गई थी। इस दस्तक में यही था कि 2.5% चुंगी अदा न करने की छूट दी गई थी। और इतना ही नहीं, कानूनी तौर पर यह छूट केवल कंपनी के व्यापारियों के लिए ही प्राप्त था, लेकिन कंपनी अपने एजेंटों को दस्तक पारिपत्र जारी करती थी। ठीक है, जिससे जो बंगाल प्रांत के भीतर चुंगी अदा करने वाले थे वह चुंगी अदा किए बिना ही निजी व्यापार करते थे। इतना ही नहीं, आगे चल के इसका और भी दुरुपयोग होने लगा था। क्या हुआ कि जो कंपनी थी अपने अधिकार का दुरुपयोग करने लगी और उसका दुरुपयोग करते हुए उसने भारतीय व्यापारियों को भी दस्तक बेचने लगी। तो जो दस्तक था वह केवल कंपनी के व्यापारियों के लिए ही था, यानी कि कंपनी के व्यापार के लिए प्राप्त किया गया था, लेकिन आगे चलकर वह उसका दुरुपयोग करने लगी बड़ी मात्रा में। क्या कि उसने कि जो भारतीय व्यापारी थे उनको दस्तक बेचने लगी, जिससे उनको लाभ होता था और जो नवाब थे उनको राजस्व की हानि होती थी। ठीक है, तो जब राजस्व की हानि होने लगी तब सिराजुद्दौला ने क्या किया कि उसने दस्तक का विरोध किया। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर के कार्यकाल में दस्तक का दुरुपयोग और भी अधिक बढ़ गया। कंपनी बड़े पैमाने पर उसका दुरुपयोग करने लगी थी। आगे फिर क्या होता है कि जब मीर कासिम नवाब बनता है तो वह व्यापारियों के आसमान व्यापार से छुटकारा दिलाने के लिए आंतरिक कर ही समाप्त कर दिया। जो दस्तक में कर निर्धारित किए गए थे उसको समाप्त कर दिया। तो इससे जो कंपनी का होने वाला लाभ था वह भी समाप्त हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे क्रुद्ध कंपनी के अधिकारियों ने मीर कासिम पर हमला बोल दिया, जिससे परिणामस्वरूप क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, तो परिणामस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेजों ने मीर कासिम के स्थान पर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। तो मीर जाफर इतने सारे कार्य कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध कि उन्हें ठीक नहीं लगा। उनको लगता था कि ये हमारे विरुद्ध कुछ कार्य कर रहा है, इसलिए उसने मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को गद्दी पर बैठाने का पुनः घोषणा कर दी। तो क्या होता है कि इस प्रकार से बक्सर का युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है कि बंगाल से निष्कासित होने के बाद, बंगाल से जब मीर कासिम को निकाल दिया जाता है तो मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला से शरण मांगता है। इतना ही नहीं, आपको याद रहना चाहिए कि इसी समय जो मुगल बादशाह हैं शाह आलम द्वितीय, जिनको अली गौहर के नाम से भी जाना जाता है, वह पहले से ही अवध में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर क्या होता है कि अब ये तीनों मिल गए अवध में। मीर कासिम अवध गया और वहाँ के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा बनाया। इसी समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी अवध में था, वह भी इस मोर्चे में शामिल हो गया। अब ये तीनों लोग इस मोर्चे में शामिल हो गया, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो देखते हैं आगे बक्सर के युद्ध के बारे में। तो बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 में। एक साइड कौन कौन रहते हैं, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों सेना की जो नेतृत्व करता थे वो थे गुरगिन खां, और ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से जो नेतृत्व करता थे वो थे हेक्टर मुनरो, और प्लासी के टाइम पे कौन थे, क्लाइव, लेकिन बक्सर के टाइम पे कौन है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि देखते हैं। तो
बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय के जो नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना थी वह पराजित हो गई। इस युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। तो जब तीनों की सेना पराजित हो गई तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। लेकिन दूसरी तरफ जो शुजाउद्दौला था वह कुछ दिनों तक विरोध करता रहा, लेकिन बाद में वह भी आत्मसमर्पण कर दिया। तो मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया, शाह आलम द्वितीय शरण ले ली और बाद में शुजाउद्दौला भी आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग जाता है, जहाँ 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जो ये युद्ध था, यह युद्ध कौशल से जीता गया था। लेकिन वही प्लासी का जो युद्ध हमने प्लासी के युद्ध में देखा था कि वो षड्यंत्रों से भरा पड़ा हुआ था। वह एक विश्वासघात का युद्ध था। उसमें सेना बिना लड़े ही वापस चली जाती है। लेकिन बक्सर के युद्ध में सेना आमने सामने लड़ती है और पराजित करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना नवाब को पराजित करती है। तो जो ये युद्ध था यह कौशल से जीता गया था और मीर कासिम दिल्ली भाग गया। शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों से संधि कर ली। ठीक है, तो शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर लेती है। आगे हम देखेंगे कि इसके बक्सर युद्ध के परिणाम क्या होते हैं और उसके महत्व क्या होते हैं। तो बक्सर का युद्ध सैन्य दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी। बक्सर का जो युद्ध था वह सैनिक दृष्टिकोण से अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी। ठीक है, क्योंकि प्लासी के युद्ध की विजय शुजाउद्दौला के सेनानायकों ने विश्वासघात की परिणाम थी। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह सैन्य दृष्टिकोण से क्या था, अंग्रेजों की बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि यह युद्ध कौशल से जीता गया था। लेकिन वहीं प्लासी का जो युद्ध हुआ था वह एक विश्वासघात का युद्ध था। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने बिना छल कपट के विजय प्राप्त की थी। तो इस विजय के पश्चात क्या होता है कि बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की जो प्रभुत्व होता है उसकी स्थापना हो जाती है। तो बक्सर के युद्ध की विजय के बाद बंगाल में अंग्रेजी सत्ता के प्रभुत्व की स्थापना हो जाती है और कंपनी ने एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो कंपनी एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप धारण कर लेती है। तो आगे क्या होता है, तो हमने परिणाम महत्व देखा। तो क्या था, इसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज होते हैं वह बंगाल के सर्वासर्वे बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है कि संधि होती है 1765 में। दो इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि कौन करता है, क्लाइव। इलाहाबाद की संधि के लिए क्लाइव को भेजा जाता है और जो क्लाइव होता है वह दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। ये भी आप याद रखेंगे। तो इलाहाबाद की संधि के समय जो क्लाइव होता है वह दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। इसके पहले गवर्नर कब था, प्लासी युद्ध के समय। ठीक है, तो संधि दो चरण में होती है। देखेंगे पहले चरण में कौन सी संधि होती है। तो जो प्रथम संधि होती है वह 12 अगस्त 1765 की होती है। 12 अगस्त 1765 की, जो कि शाह आलम द्वितीय से होती है। तो इसमें क्या होता है कि यह संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर क्लाइव के मध्य संपन्न होती है। इस संधि के तहत क्या होता है, देखते हैं कि इसमें जो कंपनी होती है, कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अस्थायी रूप से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। तो इसमें इस संधि में क्या होता है कि मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे देते हैं। ठीक है, यानी कि राजस्व अधिकार। और आगे क्या होता है, इसके बदले कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार करती है। तो जब दीवानी दे देती है, जब मुगल बादशाह कंपनी को दीवानी देते हैं तो उसके बदले कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार करती है। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है। और इसके अलावा और क्या था कि कंपनी ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का जिला लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप देती है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र किसके अंतर्गत आता था,
अवध के नवाब के अंतर्गत आता था, लेकिन कंपनी अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र सौंप देती है। ठीक है, ये था इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 में की गई थी। अब हम देखेंगे दूसरी संधि जो कि अवध के नवाब के साथ हुआ था, शुजाउद्दौला के साथ। यह संधि थी 16 अगस्त और 1765 की। तो यह संधि कब की गई थी? 16 अगस्त 1765 में। तो आप याद रखेंगे पहली संधि कब हुई थी? साल 1930 से 12 अगस्त को, और दूसरी संधि कब हुई थी? अवध के नवाब से 16 अगस्त को। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि यह संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। इस संधि के तहत क्या होता है देखते हैं कि इसमें इलाहाबाद और कड़ा को छोड़कर अवध का शेष क्षेत्र नवाब को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दे देते हैं। इस क्षेत्र को छोड़कर शेष जितने भी क्षेत्र होते हैं वह नवाब को वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, नवाब ने हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। ठीक है, युद्ध हर्जाने के रूप में। आगे क्या था? आगे ये भी था कि जो अंग्रेजी सैन्य टुकड़ी थी वह अवध में रखी जाएगी, यह भी इस संधि में कहा गया था। तो कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा के लिए नवाब के खर्च पर ही एक अंग्रेजी सेना अवध में रखी गई। इतना ही नहीं, कंपनी को अवध में मुक्त व्यापार करने की भी छूट दी गई थी। बनारस और गाजीपुर के क्षेत्र में अंग्रेजों की संरक्षिता में जागीरदार बलवंत सिंह को अधिकार दिया गया था। हालांकि यह अवध के राजा के अधीन ही माना गया था। ये भी इस संधि के तहत बात की गई थी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं बंगाल में द्वैध शासन के बारे में। तो अब क्या हुआ कि कंपनी ने बंगाल के नवाब को धीरे धीरे पराजित कर दिया। ठीक है, जैसे शुजाउद्दौला को उसने किस तरह से पराजित किया ये भी आपने देखा। फिर उसने गद्दी से हटाकर मीर जाफर को, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम, फिर मीर कासिम को हटाकर उसने मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। तो जिसके परिणामस्वरूप बक्सर का युद्ध होता है। फिर हमने देखा उसके महत्व और परिणाम क्या होते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद की संधि होती है। फिर आगे हम देखेंगे कि कैसे बंगाल में द्वैध शासन जो लागू होता है उसमें क्या होता है। तो बंगाल में जो द्वैध शासन चलता है वह कब से कब तक चलता है? 1765 से लेकर 1772 तक। किसके द्वारा लागू किया गया था? यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो द्वैध शासन का मतलब क्या है यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि दो लोगों का शासन, एक अंग्रेज का और एक नवाब का। ठीक है, तो देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन। तो क्या होता है कि 1765 में अपने पिता मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजमुद्दौला को कंपनी द्वारा इस शर्त पर नवाब बनाने की अनुमति दी गई थी कि कंपनी निजामत के कार्यों की देखरेख करने के लिए नायब सूबेदार नियुक्त करेगी। इतना ही नहीं, कंपनी ने नायब दीवान और नायब निजाम के रूप में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, जिसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि कंपनी का बंगाल की पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, इतिहास में इसी व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास आ गया तथा आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व का नवाब पर छोड़ दिया गया था। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्व, जो अधिकार थे जो उत्तरदायित्व थे, दोनों को अलग कर दिया गया था। तो अधिकार किसके अंतर्गत था? अंग्रेजों के अंतर्गत था, यानी कि अधिकार अंग्रेजों के अंदर में था और उत्तरदायित्व नवाब के अंदर में था। तो जो प्रशासनिक अधिकार थे, राजस्व थे, दीवानी न्याय थे, वो अंग्रेज देखते थे। नवाब का क्या कार्य था? वह आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना, फौजदारी न्याय और प्रशासनिक दायित्व, ये सब नवाब के अंतर्गत आता था। तो ठीक है, तो द्वैध शासन
लागू किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और नवाब बनाया गया किसको? नजमुद्दौला को। यह अंतिम बंगाल का नवाब होता है। तो याद रखेंगे कि अंतिम बंगाल का नवाब कौन है? नजमुद्दौला। यह कौन है? यह मीर जाफर का बेटा होता है, और इसे शर्त पर, कंपनी के शर्त पर ही नवाब बनाया जाता है। ठीक है, और शर्त क्या थी हमने आपको बताया भी। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होता है कि इलाहाबाद, आगे हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाता है। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया, बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया तथा उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति की। इस तरह बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। नोट्स में तो लिखा नहीं गया है, लेकिन आप फिर भी याद रखेंगे। तो जब इलाहाबाद की संधि हो जाती है तो कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। संधि के तहत, इलाहाबाद संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। तो दीवानी जब प्राप्त हो जाती है तो वहाँ पर किसकी नियुक्त करता है कंपनी? ये भी याद रखेंगे। बंगाल में मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया जाता है, बिहार में सिताब राय को, और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि बंगाल का नवाब, जो बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन होता है, वह समाप्त हो जाता है। आगे हम थोड़ा सा इसका प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव क्या होता है कि प्रारंभ में थोड़े समय के लिए व्यापार में वृद्धि देखी गई। जब यानी कि कंपनी की बात हो रही है, प्रारंभ में क्या होता है, थोड़े समय के लिए कंपनी के लिए जो व्यापार था वह थोड़े समय के लिए वृद्धि तो देखी गई थी व्यापार में, किंतु इसके अतिरिक्त जो यह दौर चल रहा था 1765 से लेकर 1772 का, यानी कि देव शासन का जो शासनकाल चल रहा था, यह बंगाल के लिए अति कठिनाइयों का दौर रहा, जिससे प्रशासनिक तथा आर्थिक संरचना को ही तोड़कर रख दिया। तो जो यह दौर चल रहा था, इससे क्या हुआ, इससे जो प्रशासनिक और आर्थिक संरचना थी वह टूट गई। क्योंकि क्या हुआ कि कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त था, अतः भारतीय व्यापार का विघटन हुआ। तो जब कंपनी को मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ, इससे क्या हुआ कि जो भारतीय व्यापार हो रहे थे उसका विघटन होता रहा, यानी कि विघटन हो गया धीरे धीरे। ब्रिटिश द्वारा जो कंपनी थी उसके द्वारा जो अत्यधिक भूमि कर संग्रहण कर रहे थे, उसकी वजह से, उसके कारण से कृषि एवं कृषकों की जो स्थिति वह बहुत दयनीय हो गई थी। कंपनी के द्वारा जो कर संग्रहण जो कर इकट्ठा कर रहे थे, उसकी वजह से क्या हो रहा था, जो कृषक थे, उनकी जो स्थिति थी वह दयनीय होती जा रही थी। इसी बीच क्या होता है कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ने लगता है, यानी कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ता है। इससे क्या होता है कि बहुत बड़े स्तर पर जान माल की हानि होती है। तो उल्लेखनीय है कि आप समझ सकते हैं कि इस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? कर्टियस। तो जब अकाल पड़ता है बंगाल में 1770 में, तो उस समय बंगाल का गवर्नर कौन होता है? कर्टियस। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे, मैं बताते चल रही हूँ, आप इसको याद रखेंगे। तो यह जो प्रणाली थी, इस प्रणाली ने एक भ्रामक प्रशासनिक मशीनरी का निर्माण किया, जिससे अराजकता का माहौल बन गया। परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कानून व्यवस्था लगभग ठप हो गई। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जान लेंगे कि बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर कौन कौन से थे। तो पहले हम क्लाइव के बारे में जानेंगे। पहले तो क्लाइव ही था बंगाल का गवर्नर। इसका जो काल है 1757 से लेकर 1760 तक। फिर दोबारा ये गवर्नर बनता है 1765 से 1767 तक, 2 साल के लिए, जब इलाहाबाद की संधि होती है। हमने अभी पढ़ा भी। इसके बाद वेंसिस्टार्ट गवर्नर बनते हैं, जो कि 1760 से लेकर 1765 तक। इसके बाद वेलेस्टेस गवर्नर बनते हैं, इनका शासनकाल है 1767 से 1769 तक। फिर कार्टियर
आते हैं 1769 से लेकर 1772 तक। इन्हीं के समय में बंगाल में अकाल पड़ता है 1770 ईस्वी में, हमने अभी पढ़ा भी। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम जान लेते हैं कि बंगाल में प्रभुत्व संपन्न शासक के रूप में कंपनी के बारे में। तो देखते हैं कि कंपनी कैसे बंगाल में अपना प्रभुत्व संपन्न शासन चला रही थी। तो जब 1772 में जब वारेन हेस्टिंग को बंगाल गवर्नर नियुक्त किया गया, तब तक क्लाइव द्वारा बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई थी वह विफल हो चुकी थी। जब क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की थी? 1765 में। कब तक चली? 1772 तक। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। क्या होता है कि जब बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है, तब तक जो द्वैध शासन प्रणाली थी वह विफल हो चुकी थी। ठीक है, तो जब हेस्टिंग आते हैं द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? द्वैध शासन समाप्त करने के बाद वह बंगाल पर विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ कर देते हैं, और बहुत थोड़े ही समय में ही जो मुगल संप्रभुता था उसके नकाब को उतार फेंकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कंपनी ने 2 दशक से भी कम समय में बंगाल के प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, तो हमने इतना जाना। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने मीर कासिम, मीर जाफ़र के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे सिराजुद्दौला को गद्दी से उतारकर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाता है। फिर जब मीर जाफ़र कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर पाता है तो कंपनी मीर जाफ़र को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा देती है। लेकिन फिर जब कंपनी देखती है कि मीर कासिम उनके विरुद्ध कई सारे कार्य कर रहे हैं जिससे उनको हानि पहुँच रही है, तो वह फिर से मीर कासिम को गद्दी से उतारकर मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठाने की घोषणा कर देते हैं। फिर अंततः क्या होता है कि परिणाम स्वरूप बक्सर का युद्ध होता है। फिर हमने उसके बक्सर के बारे में देखी, कैसे उसका बक्सर का युद्ध हुआ, फिर उसके परिणाम महत्व भी देखा। फिर हमने देखा आगे कि बंगाल में द्वैध शासन स्थापित हो जाती है। हमने देखा कि बक्सर युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हमने पढ़ी। फिर इलाहाबाद संधि के बाद कैसे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन स्थापित कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा हमने जाना कि किस तरह से द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग हटा देता है। जब वारेन हेस्टिंग 1772 में अगला बंगाल का गवर्नर बनकर आता है तो वह द्वैध शासन समाप्त कर देता है और एक स्वतंत्र यानी कि एक विजित राज्य के रूप में शासन करना प्रारंभ कर देता है। और बहुत थोड़े ही समय में जो मुगल का शासन चल रहा था, जो मुगल संप्रभुता के नाम पर शासन चलाए जा रहे थे, उस नकाब को उतारकर फेंक देता है। तो कंपनी यानी कि 2 दशक यानी कि 20 वर्ष से भी कम समय में बंगाल के जो प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार थे उस पर अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेती है। इसके पहले उसका नियंत्रण कैसे था? नवाब के नाम पर नियंत्रण था। नियंत्रण तो नहीं का था, लेकिन एक नवाब का नाम जुड़ा रहता था। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मैसूर राज्य के बारे में। आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हमारा रहेगा मैसूर राज्य के बारे में। देखेंगे कि मैसूर राज्य की स्थापना कैसे हुई। फिर हम देखेंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, जो कि 4 युद्ध होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध पहला और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो थोड़ा सा हम उसमें टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में मैसूर युद्ध के बारे में। आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्द ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर हमारे पढ़ाने में जो कोई भी त्रुटि हो तो आप मुझे सजेस्ट ज़रूर करें ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं। तो धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्द ही।